नाज़रीन, सच सवेरा की स्पेशल ट्रांसमिशन कायद तुझे सलाम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कायदे आज़म से रिलेटेड कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दे, अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कारकर्दगी अदा करे, कुछ बेहतर काम जो है वो सर अंजाम दे, ताकि हम अपना प्यारा मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। और इस तमाम जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हमारे साथ जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल सर, हमारे नाजरीन को आज के मौजू के हवाले से आगाह कीजिए। जी, आपने जैसे खुद बताया, सच टीवी की जानिब से पूरा अशरा कायद मनाया जा रहा है और बहुत खूबसूरत और ऐसे प्रोग्राम हुए कि कायद आज़म का हम वाक़ई हक़ तो अदा नहीं कर सकते, ऐसे बाबा कौम है, हमें मुल्क लेकर दिया, लेकिन सच टेलीविज़न की कोशिश है कि उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को रोशन किया जाए, आश्कार किया जाए, उजागर किया जाए। और आपने देखा हमारे इस प्रोग्राम में और हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में भी कायद आज़म पर बहुत ही अहम बातें हुई। जी, आज भी एक अहम मौजू है कायद आज़म के हवाले से कि उन पर जो काम हुआ, और बुनियादी तौर पर तो किताबों की सूरत में, किताबों के हवाले से, उनकी सवाने के हवाले से कौन सी किताबें मुस्तनद हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी भी आ जाती हैं जिसमें मुस्तनद बातें नहीं होती। बिल्कुल। और इसी तरह कुछ बात थोड़ी उन पर मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्री के हवाले से भी होगी, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया भी बड़ा अहम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। हमारे साथ डॉक्टर रियाज अहमद साहब मौजूद हैं। जब हम कायद आज़म पर इस्तनाद की या अथॉरिटी की बात करें तो फिर अगर पाकिस्तान में जो पहले नाम आएंगे उनमें से भी पहला नाम डॉक्टर रियाज अहमद साहब का। खुद कायद आज़म पर, तहरीक पाकिस्तान पर, मुस्लिम लीग पर आपने 40 से ज़्यादा किताबें लिखी। हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटीज़ में आपने पढ़ाया, बल्कि डिपार्टमेंट को, इदारों को, रिसर्च इदारों को हेड किया आपने। हमारे साथ डॉक्टर नासिर बुखारी साहब मौजूद हैं। आप भी तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से एक मुस्तनद नाम है, और इंशाल्लाह इनसे भी हम इस मौजू पर बात करेंगे। फिर इस प्रोग्राम का फॉर्मेट तकरीबन हमने ऐसा किया हुआ है कि एक यंग स्कॉलर भी होते हैं, कि ताकि यंगस्टर्स का भी व्यू हमारे सामने आए। और ये तो दौर यंगस्टर्स का दौर है, वो कैसे कायद आज़म को देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। तो फरियाल मसूद, यंग स्कॉलर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने ज्वाइन किया। तो आप भी साहब, डॉक्टर साहब से अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो मैदानी आपका है, तहरीर, तहक़ीक़, किताबें, और फिर कायद आज़म पर, तहरीक पाकिस्तान पर, और ख़ुद मुस्लिम लीग पर जिस अथॉरिटी से आपने लिखा है और जिस दस्तावेज़ी सबूत और इस्तनाद के साथ वो कम लिखा गया। तो आज बात कायद आज़म पर कि कुछ हमें बताएं जो बुनियादी काम आप पर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सच टीवी को अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके पूरा अशरा इस पर आप बनाते हैं, और ये आपकी और आपके टीवी, सच टीवी की लव फॉर कायद है। और जितनी ये दुनिया कायनात मोहब्बत पे चलती है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। कायनात जो है वो वैसे वारिस शाह ने कहा था ना पहले कि वो पहला इश्क खुदा ने कीता, नबी महबूब बनाया है नी। वाह वाह वाह। दूजा इश्क अली ने कीता, शेर खुदा को आया। वाह वाह। तीजा इश्क हुसैन ने कीता, वाह वाह, करबल भी सर कटवाया। वाह वाह, क्या ये बातें इश्क की हैं। कायद आज़म से हमारा इश्क है, आपका सबका लगाव है। बिल्कुल, इज द फाउंडर ऑफ द नेशन। अगर इस मोहब्बत में आपकी कमी आएगी ना, तो फिर पाकिस्तान के साथ अगर बाज़ लोगों की आती है तो उनकी कमिटमेंट में कुछ को दरार पड़ जाती है। तो मैं आई अप्रिशिएट दैट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत यानी एक मोहब्बत के साथ आपने आगाज़ किया प्रोग्राम का। अब कुछ बुनियादी किताबों पर, यानी जो आप, किताबें तो बेशुमार हैं, लेकिन यंग जनरेशन को आप गाइड करना चाहें कि मवाद के लिहाज से मुस्तनद और लैंग्वेज के लिहाज से बेहतरीन ऐसी किताबें पढ़ी जाएँ। मैं चंद एक बुनियादी बातों का जिक्र करूँ, बाकी दूसरे साथी करेंगे। जी। कायद आज़म पे जो पहली किताब लिखी है वो 1917 में छपी थी। अच्छा, कायद आज़म ज़िंदगी में। अच्छा, और 1917 तो बड़ा अर्ली। वो सरोजिनी नायडू ने ऑथर थी वो, और वो उसको कायद आज़म कांग्रेस का मेंबर था। और वो
वो भी कांग्रेस मेंबर थी और वो कायद-ए-आज़म भी यंग थे और वो भी यंग थी। जी। और उसमें वो बल्कि कायद-ए-आज़म की फ़ैन थी। सही बात। और वो भी थोड़ा सा और इजाफा कर दें। नहीं, वो मतलब है कि वो इजाफा आपसे करवाएंगे ना, क्योंकि आपके लिए छोड़ना भी तो है ना कुछ हमने। फैन से ज्यादा थी। बिल्कुल सही। तो मकसद कहने की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी तो उन्होंने जो लखनऊ पैक्ट क्रिएट किया है कायद-ए-आज़म ने, जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान जो इत्तेहाद पैदा किया है, दैट वाज मार्वलस, कोई शक नहीं। और उसी ने इसमें लिखा है कि जिन्ना इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन काय तुझे सलाम की स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सच सवेरा की स्पेशल ट्रांसमिशन काय तुझे सलाम में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगी और मेहमानों से बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अपने कायद से रिलेटेड बहुत कुछ हमें जानने को और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्यों आबदी साहब? जी, और आज तो मौजू ही बहुत बुनियादी है कि कायद-ए-आज़म पर जो मुस्तनद काम हुआ जी, और हमारे पास मुस्तनद शख्सियात मौजूद हैं ये बताने के लिए। डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब ने कुछ किताबों का जिक्र किया। वक्फे से कबल हम डॉक्टर नासिर बुखारी साहब से पूछ रहे थे, किताबों के हवाले से भी बताएंगे, लेकिन कुछ हम डिजिटल हवाले से पूछेंगे कि कोई मुस्तनद डॉक्यूमेंट्रीज़ या यंग जनरेशन के लिए कुछ जो वीडियोस पे थोड़ा काम हुआ, फरमाइएगा डॉक्टर। सर, पहली गुजारिश तो ये है कि कायद-ए-आज़म एक ऐसी हस्ती है विच इज़ लार्जर दैन लाइफ। बिल्कुल, बहुत खूब। और जब इंसान लार्जर दैन लाइफ पर्सनैलिटी पे गुफ्तगू करता है तो बड़े मुतात अंदाज में गुफ्तगू करनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि उनकी शख्सियत इतनी मल्टी फोल्डेड है, जी, इतनी हमजहत है कि जब आप उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं या उनके बारे में फ़ोकस करते हैं कि मैं आज किस बात पे बोलूँगा, ये बात करूँगा, तो बसीयत तालिब इल्म, तारीख़ और सियासत, मैं जुनाद साहब के ज़िंदगी को कई खानों में देखता हूँ, कई हिस्सों में बटा हुआ देखता हूँ। मसलन यहाँ से अगर हम आगाज़ करें कि जना बचपन से ही संजीदा ज़िंदगी के मिजाज के बच्चे थे, फिर जब हम उनको नौजवानी में देखते हैं तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने इंटरेक्ट करते हैं अपनी क्लास से ऊपर वाली क्लास के साथ, तो ये इंसान उस वक्त एक कॉन्फिडेंट इंसान जो है वो उस पर उनमें एंटर भी होता है और उनमें जगह भी बनाता है। हालांकि बज़ाहिर गुलाम मुल्क में थे और एक क्लास थी जो एक बड़ी रिच क्लास के अंदर उन्होंने वो खुद भी मिडिल क्लास से थे, मर्केंटाइल पर मर्चेंट क्लास से थे, लेकिन उस लेवल पर नहीं थे जिस पर पारसी थे। डिशना पटेट जैसे इंसान के घर में जाकर शादी करना और ये वो उनकी बच्ची का उनसे शादी करना, ये देखिए ये कॉन्फिडेंस है। अच्छा, फिर जब मैं उनको सियासतदान के तौर पर देखता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया, तो वो एक इंतहाई बासूल पॉलिटिशियन, और जब हम उनको एज ए एडवोकेट देखते हैं तो उस हवाले से वो इंतहाई प्रोफेशनल, कोई शक। और जब हम उनको बासियत रहनुमा देखते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्रीज़ की आप बात कर रहे थे, तो मैं BBC की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो उन्होंने कोई 6 साल पहले बनाई थी, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिना की तस्वीर हटाने के लिए कहा गया। तो गुलकर्नी बड़े मशहूर राइटर हैं इंडिया के, तो उनका क्रक्स ऑफ द डिबेट उसमें जो था वो ये था कि उन्होंने कहा कि जिना ने तो गांधी को शिकस्त दे दी थी। सही बात है। और गांधी सेल करना चाहते थे यूनाइटेड इंडिया की आइडियालॉजी, और कायद-ए-आज़म ने अपने 1940 से 1947 तक टू नेशन थ्योरी का जो उनका आइडियालॉजी या आइडिया था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि पूरे इंडिया के मुसलमानों ने
उसको बाय कर लिया और फिर 10 साल में जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया। बिल्कुल सही। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री है BBC की, अगरचे ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन उस इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें जितने भी सोर्सेज बात कर रहे हैं वो इस बात पे एग्री हैं कि जनाब जिन्ना ने गांधी को और नेहरू को शिकस्त दे दी अपने उस डिटर्मिनेशन से, उस इस्तकामत से, उस हौसले और अपनी असूल परस्ती से। बिल्कुल। इसी तरह डॉक्यूमेंट्रीज इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई हैं इस ज़माने में कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ये जी जनरेशन है। मसलन एक बच्चा पैदा होता है, वो हाथ में ये मोबाइल लेके जवान होता है, और किताब टेक्स्ट बुक भी वो पढ़नी होती है तो वो कहता है कि जनाब मैं तो मोबाइल से ना कुछ अब गूगल कर लिया है मैंने और मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो ये जो डिजिटल एज है इसमें हमें थोड़ा सा स्विच ओवर करना होगा। किताब की अहमियत क़यामत तक कम नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो मज़ा बुक लेके पढ़ने का और हाथ में रख के देखने का है, और जिस तरह एक उसके अंदर लुत्फ़ आता है, और जो लोग आलिम फाजिल आदमी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और जनाब रियाज अहमद साहब की जो जनाब के किताबें हैं बिलाशुबा वो वर्थ रीडिंग बुक्स हैं, और वो हमारे लिए बड़ी अथेंटिक हैं। लेकिन एक आम बच्चे को अब डॉक्टर साहब से मुतारिफ करवाने के लिए डिजिटली कोई हमें ऐसा सोर्स बनाना पड़ेगा कि जिसमें डॉक्टर साहब की किताबों का ये बड़ी आपने बहुत ही अहम बात कर दी आपने डॉक्टर साहब। ये किताबों और डिजिटल अहमियत पे गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी। हम चाह रहे हैं वक्फे से कबल हम नौजवानों की रिप्रेजेंटेशन भी कर लें, और फरियाल मसूद जो यंग स्कॉलर हैं और तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से यंग लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी उसी पर कर रही हैं, वो हम पूछते हैं इनसे, और इनको कौन सा मोड जो है या मीन इल्म हासिल करने का नौजवान नस्ल को आजकल कौन सा सबसे इफ़ेक्टिव है, वो इनसे पूछते हैं। और आपसे और डॉक्टर साहब से गुफ्तगू तो जारी रहेगी, बहुत टाइम है हमारे पास। जी। असल में मैं सर की बात से एग्री करूँगी कि कायद-ए-आज़म एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको कवर करने के लिए एक तो बहुत सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखना है। आप उन्हें किसी एक डायमेंशन से स्टडी कर ही नहीं सकते। आप अगर कायद-ए-आज़म को स्टडी करना चाहते हैं, आपको उनकी ज़ीरो से अगर हम स्टार्ट करें तो उनकी पर्सनल स्ट्रगल, पर्सनली उनका उस लेवल तक आना जहाँ पे वो इस सारी क्योंकि मैं समझती हूँ कि जिन्ना एक मूवमेंट का नाम है, एक तहरीक का नाम है। ठीक है, आप तहरीक को जिन्ना से और जिन्ना को तहरीक से अलग नहीं कर सकते। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैं समझती हूँ कि बुक्स की बड़ी अहमियत है। सही बात। मैं यहाँ पे यूथ को रिप्रेजेंट करने आई हूँ तो देखिए बुक की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अगर बात करूं तो हम ये जो हमारे पास विजुअल आजकल टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल मीडिया का जो भी सोर्सेज हैं वो हम लोग देखते हैं, लेकिन वो मतलब अब अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ या मुझे किसी ने, सर ने सजेस्ट की, अब सर ने जितने बुक्स के नाम लिए वो नोट डाउन कर लिए मैंने अपने माइंड में, मैं जो नहीं देखी उनको देखूँगी। वो बुक बड़ा अरसा पढ़ने के बाद आपको याद रहती है, आप उस पर एक ऑनर फील करते हैं कि ये मैंने एक बुक पढ़ी, एक मेरे माइंड में सिलसिला डेवलप हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम बात करें उसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आपको सर्च करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि मैं कौन सी देखूं, चूज़ द बेस्ट। मुझे BBC की तरफ जाना चाहिए, मुझे मेकिंग ऑफ पाकिस्तान देखनी चाहिए, उसके 2 वर्जन्स आ चुके हैं, अपडेट भी किया गया उसको। तो इन चीज़ों के दरमियान स्विच करने में दोनों मुझसे सीनियर्स ने ज़्यादा अच्छा बताया है, ज़्यादा अच्छी बेहतर चीज़ों को जानते हैं, लेकिन वहाँ तक मल्टीमीडिया तक या जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज है, मुझे लगता है कि बुक आपकी वो सीढ़ी होती है, मैं समझती हूँ, जो आपको वहाँ तक पहुँचाती है। और आफ्टर वॉचिंग द क्लिप डॉक्यूमेंट्री मैं उसको बुक पढ़ने के बाद एनालाइज कर सकती हूँ कि क्या इसमें सही प्रेजेंट किया गया है। वो बुक होती है जो आपको वहाँ तक लेके जाती है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री को समझें और उसके बाद उस पे एनालाइज करें कि क्या इसमें सही बात सही तरीके से बताई गई या हिस्ट्री को थोड़ा बहुत फॉर्ज किया गया है। वो डॉक्टर साहब आप बुक्स पे तो बात करेंगे, जैसे दोनों हजरात ने बयान किया, और इसमें कोई शक नहीं कि बुक्स प्रॉपर रिसर्च करके लिखी जाती हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी बड़ी मेहनत होती है और प्रॉपर रिसर्च करके,
लेकिन डिजिटल मीडिया पे एक बात है, मसलन आप तो बुक्स का बताएंगे, लेकिन सिर्फ एक सवाल उससे पहले कि मसलन इंडियन राइटर्स ने, वो आप यकीनन बाद में जिक्र करेंगे, कि बड़ी जिसको कहते हैं कि महारत से कोशिश की कि कायदे आज़म के इमेज को डिस्टॉर्ट किया जाए, यानी बज़ाहिर किताबें ऐसी लिखी कि जो बड़ी अहमियत जिन किताबों की थी, लेकिन उनके कंटेंट्स में जाए तो बहुत सारी गलत बातें लिखी। लेकिन मैं एक बुक लिखी गई इंडिया के एक बड़े पुराने राइटर्स ने, गालबन रफ़ीक ज़करिया नाम उनका, और उसमें ज़ाहिर है उन्होंने इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, सारी वो इंडियन पॉइंट। उनके लिए तो डिवाइड ऑफ इंडिया जो है वो एक, वो जो आपने खुद कहा था ना कि गौ माता का जो है वो काटना था उसको। लेकिन मैं एक डिजिटली उनका एक बड़ा छोटा सा क्लिप देख रहा था इनका, रफ़ीक ज़करिया का, तो उसमें उसने पूछा सवाल का, अब सवाल करने वाला तो फिर कोई भी सवाल कर सकता है ना, वो तो कोई आप बुक तो नहीं, कोई बंदा लिख रहा है कि अपनी मर्ज़ी से। उसने कहा कि आप कायदे आज़म की शख्सियत को देखते कैसे हैं, क्या वो अहम थी? तो उसने कहा ओ यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अब ये छोटा सा एक क्लिप देखकर मैं कहता हूँ उस पूरी बुक का तासुर ज़ाहिल हो जाता है कि भाई ये जब इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी किताब उसके ये से जी, और उसने कहा कि वो बहुत अहम पर्सनैलिटी। तो ये बहरहाल एक डिजिटल मीडिया का एक शहर है जो नहीं, वो तो है। का ये डॉक्यूमेंट्रीज है या आप देखिए इसमें, लेकिन उसके कुछ तकाजे होते हैं। जी जी जी। आप डॉक्यूमेंट्री में BBC पे बनाया है, अकबर अहमद ने जनाब पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो इस तरह और भी चीज़ें डॉक्यूमेंट्रीज में उसके कुछ ये तो कुछ तकाजे भी होते हैं। जी जी जी। वो आप उसमें कुछ चीज़ें फैक्ट्स से अखज़ करके भी डाली जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो किताब के अंदर बाकायदा फैक्ट्स ही होते हैं। जी जी। तो ये थोड़ा सा चूँकि पब्लिक को मुतासर करना होता है उसमें। अभी आप देखें, अभी आजकल ड्रामा चल रहा है, अल-तुग़रल ड्रामा चल रहा है। सही ये डॉक्यूमेंट्री है, 13वीं सदी की है। जी जी जी, बनाई आज के दौर में बनी है। सही। उन्होंने बात चीज़ें जो मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक उसके अंदर डाल दी, जो वहाँ फैक्ट उस वक्त वो नहीं है। तो ये मैं चूँकि एज हिस्टोरियन उसको जज करता हूँ, बिल्कुल। तो ये चीज़ें उसको में काफ़ी हटी होती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री लोगों को प्रेजेंट के हिसाब से, जो प्रेसिडेंट दैट इज, अब कायदे से गुजरे 70 साल हो गया ना, ज़्यादा हो गया। अब प्रेजेंट जो टाइम, हर 25 साल बाद टाइम सोसाइटी चेंज होती रहती है। और वो इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि हर 100 साल बाद जो है सोसाइटी चेंज होती है और नए मुजद्दद की ज़रूरत होती है। सही बात ये, और हम देखें ये जो अकबर के दौर में मुजद्दद सानी हुआ है, वो 1000 साल बाद जो एक दीन को नए हया के दिया है, तो ये हर मज़हब के अंदर है। खुद इकबाल को मुजद्दद, इवन आप देखें ये इवन जो क्रिश्चियन में या ज्यूज़ ने अपनी बुक्स लिखी हैं, ये तौरात है या इंजील है, उनको हर 200-400 साल के बाद उन्होंने इसको रीचेंज किया। सही बात। ये आपने चूंकि मैं इस बुक्स की बात कर रहे हैं, मैं इसको बता दें, आप बड़ी अहम बातें कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कि डॉक्यूमेंट्री वो इसलिए प्रेजेंट को सामने रखकर पास्ट को चेंज करते हैं। इवन आप देखें, मैंने अरिस्टोटल का दी रिपब्लिक वगैरह जो पढ़ी है, पर उन्होंने भी पहले आज से 40-50 साल पहले पढ़ दी। अब वो इतनी चेंज हो गई है कि उसको ऐसे लगता है जो आज के दौर की लिखी है। अंग्रेज़ों का ये कमाल है, यूरोपियंस का। हम जो है एक स्टैटिक हैं, ये हमारा, आई एम सॉरी टू से, कि स्टैटिक हैं। हम वक्त को, तकाज़ों को समझते नहीं है, उसके मुताबिक अपने पास को ढालते नहीं है। तो ये हमें ये चीज़ें जहन में रखना चाहिए। किताब बहरहाल जो किताब है, हम मैं चूँकि किताबों मैंने जो मेरी तमाम किताबें हैं वो उससे प्राइमरी सोर्स पर बेस्ड है। जी जी। अब ये भी बड़ा मसला होता है। अब मसल में पीछे ये कि बाज़ बात ये होता है, जो आर्टिकल मैं किसी को भेजता हूँ छापने के लिए या कुछ है, तो बाज़ बंदे बात तो ऐसे छाप देते हैं, बाज़ उसको पढ़ के उसको मुझसे पूछते हैं। मसलन मैं बताता हूँ कि 1900 की बात है। कायदे-ए-आज़म जब थर्ड प्रिंसिपल से उसको अपॉइंट किया गया, तो सर ओलिवेंट थे लॉ मिनिस्टर वहाँ के बॉम्बे में। उस वक्त लॉ मिनिस्टर जो है ना, बॉम्बे गवर्नर का था, उसके पास गए, खुद मतलब उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जना, आप कैन यू टेल मी कि जब 12 लाख करके आप क्या यहाँ पर वकालत के अलावा और करते क्या रहे हैं? चलो, उसने कहा है कि आई हैव बीन रीडिंग इन द लाइब्रेरीज ऑफ मैकफरसन एंड लव। LOV लव पर्सन का नाम है। एक एडवोकेट जनरल है बॉम्बे और दूसरा एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ बॉम्बे।
उनकी लाइब्रेरी में पढ़ते रहे, उनकी अंग्रेजों की दोनों की लाइब्रेरी में पढ़ता रहा। फिर उन्होंने क्या कि तो यू गो टू देम और इसका प्रूफ लेके आओ मेरे पास। और लेके आए, उनका कि वाकई पढ़ता रहा है और ही इज ए शाइनिंग बॉय और एक्सीलेंट है, इसकी अप्रोच है, वेरी डेडिकेटेड है, घंटों लाइब्रेरी में बैठता है और पढ़ता है। अब देखो यंग एज की बात है। जी जी। तो पढ़ और उसके बाद फिर ही वाज अपॉइंटेड, ये 2 मई 1900 को ही वाज अपॉइंटेड एज 3rd प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट। सही। तो कहने मकसद ये है, इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल में लिखा है, तो मुझे उसने कहा कि जी जो मैकफरसन है इसका तो ठीक है, एक में आखिर, और लव जो है वो इंटरनेट में तो गलत लिखा है। मैंने कहा नहीं, इंटरनेट में जो लिखा है वो गलत है। नहीं, उसने कहा इंटरनेट में ये लिखा है, आपने ये लिखा है। मैंने कहा वो गलत है और मेरे पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि इसके मुताबिक यही है। अच्छा, एक वक्फा हमें लेना है। आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन काय तुझे सलाम की स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सच सवेरा की स्पेशल ट्रांसमिशन काय तुझे सलाम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे अजीम लीडर, हमारे रोल मॉडल कायदे आज़म की ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है अपने मेहमानों के साथ। जी अब्दी साहब। डॉक्टर साहब अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। डॉक्टर रियाज अहमद साहब, आप बात अपनी मुकम्मल कर लीजिएगा। और वो आप वीडियो डिजिटल मीडिया उसकी अहमियत भी बता रहे थे, लेकिन आप बता रहे थे कि जो ऑथेंटिसिटी किताब में है, क्योंकि वो फैक्ट्स को उसी तरह बयान करते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज में ये है कि उसको आपने मौजूदा ज़माने के मुताबिक ढालना होता है। जी जी फरमाइए। ये तो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। तो वो था हमारे जो इंटरनेट के अंदर चीज़ें या डॉक्यूमेंट्री में कुछ होता है, उसको पब्लिक जो आपकी ऑडियंस है उसको जहन में रखकर भी आपने रीओरिएंट करना होता है। थोड़ा फैक्ट से इसको कहते हैं बात का हट जाता है, लेकिन पब्लिक अपील चूँकि अपने अपनानी होती है। तो ये जो किताबों में हम देखते हैं हार्ड फैक्ट्स होते हैं, और फिर किताबें भी किसी बेस पे लिखी जाती हैं। उनके प्राइमरी सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, प्राइवेट पेपर्स है, इंटरव्यूज़ हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें थी। तो मैं बता रहा था कि वो बाज़ का किसी नाम पे हमारे दिन को आर्टिकल को अपनी किताबें भेजते हैं, वो पूछते हैं कि आप ये इंटरनेट में ये लिखा है, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैंने फ़लाँ ये न्यूज़पेपर और फ़लाँ ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर मेरे ये है, वो ज़्यादा रिलायबल है, इंटरनेट पर रिलायबल नहीं। वो डॉक्टर नासिर बुखारी साहब, अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ के हवाले से एक वक्त याद आ गया कि मैं और डॉक्टर साहब एक तहकीकी इदारे में गए थे, और डॉक्टर साहब ने और मैंने और ज़ाहिर है इनकी गाइडेंस में कुछ तहकीकी चीज़ें निकाली, और फिर एक चैनल के लिए हमने छोटी छोटी 5 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई थी। तो वो मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमने या मैंने जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई वो डॉक्टर साहब की गाइडेंस में फैक्ट्स के बेस पे बनाई। तो अगर रिसर्च करें और फिर डॉक्टर साहब जैसे लोगों की रहनुमाई हो, तो डॉक्यूमेंट्रीज़ भी 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री कैन डू वंडर, यानी आप पूरी एक तहरीक उसमें दिखा सकते हैं 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में। आपने मेरी बात ले ली सही। लेकिन आपकी बात, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि देखें, डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा 2 मुख्तलिफ मीडियम है। डॉक्यूमेंट्री इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड ऑलरेडी अवेलेबल वीडियो रिसोर्सेज, ठीक है। और उसमें हम डॉक्यूमेंट्री में जब हम कोई किरदार पेश करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं कि ड्रामेटाइज्ड, अब वो डॉक्यूमेंट्री में नहीं आता। डॉक्यूमेंट्री का मतलब है डिस्क्रिप्शन, यानी ऑलरेडी आपके बुक का सोर्स और हर चीज़ मौजूद है, आपने उसमें से चीज़ें माखुज़ की हैं और अखज़ की हैं और उस माखुज़ात को आपने पेश कर दिया। बिल्कुल। मसलन एक जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली स्पीच है 3 अगस्त
1947 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो उन्होंने 11 अगस्त, सॉरी 11 अगस्त, वो मैं 3 दिन के हिसाब से 3 कह गया ना, तो 14 अगस्त से 3 दिन पहले जो उन्होंने खिताब किया, तो वो 11 अगस्त वाली जो उनकी स्पीच है वो अब पाकिस्तान का एक विजन है जो जिन्ना के माइंड में था, और जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से लेकर हर इदारे तक और हर पाकिस्तानी को अपना विजन दे दिया कि मुझे कैसा पाकिस्तान चाहिए। सही। अब वो स्पीच कैद आज़म की कहीं रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं उसके कुछ हिस्से, और उनको जोड़कर एक निजी चैनल ने बहुत शानदार बनाई है डॉक्यूमेंट्री। उसके तकरीबन ये कोई ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट की है। अब उसके पहले हिस्से में जिन्ना साहब की इब्तदाई ज़िंदगी है और दूसरे हिस्से में पूरी स्पीच के बारे में गुफ्तगू है। अब वो स्पीच हमारे आम आदमी को समझाने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे नौजवान को समझाने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जिन्ना कैसा पाकिस्तान चाहते थे। अच्छा, दी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान 2 घंटे की तवील बड़ी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्री है अकबर एस अहमद साहब की जो है। अब उसके अंदर ना बहुत मवाद है जिसमें उन्होंने वो रिकॉर्डेड मटेरियल सारा उसमें लिया है, साथ उन्होंने 10 अथेंटिक लोग लिए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन से लेकर शरीफुद्दीन पीरजादा साहब तक। तो उस डॉक्यूमेंट्री को मैंने कोई 2-3 दफ़ा दोबारा आपकी हिदायत के मुताबिक देखा। उसमें मुझे लॉर्ड माउंटबेटन का जो बयान था, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आप भी कह रहे थे और मैं उसको सेकंड कर रहा हूँ कि इंडियंस और यूरोपियंस जो हैं वो कुछ चीज़ें हम ब्लाइंडली यूरोप को, यूरोपियन आथर्स को या इंडियन आथर को या गैर मुल्कियों को फॉलो नहीं कर सकते। मसलन उसमें जो लॉर्ड माउंटबेटन का बयान है उसका जब मैंने साइको एनालिसिस या क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस किया अकबर एस अहमद साहब की डॉक्यूमेंट्री में, तो उसने एक जुमला कहा हुआ है उसमें, और वो कैद आज़म के मतलब है, ही सीम्स के इज एंटेगोनिस्ट ऑफ जिन्ना, और उसके अंदर से उसका वो जेलसी झलक रही थी और वो तासुब लॉर्ड माउंटबेटन का जिन्ना के बारे में बाहर आ रहा था, और वो इसलिए उसका था कि साइकोलॉजिकली ही वाज हर्ट, he was defeated by him। वो तो चाह रहा था कि यूनाइटेड इंडिया, डिफीटेड बाय हिम नहीं, वो चाह रहा था कि मैं गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनूं और दोनों मुल्कों को आज़ादी दे के भी मैं अपना होल्ड उस पे ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम का कोई नया रास्ता। लेकिन जब वो उसने नहीं बना तो उसने इस डॉक्यूमेंट्री में जिन्ना साहब के बारे में जो कमेंट किया वो इंतहाई तासुब से पुर थे। लेकिन एज ए होल ये डॉक्यूमेंट्री, एज ए होल जब मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा, उसमें जिन्ना साहब की बेटी का इंटरव्यू है, उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि मेरा खानदान क्या था, कैसा था। इसी तरह ज़करिया का उसमें बयान है, उसमें मैंने उसी बयान के हवाले से कहा कि उसने जो कुछ लिखा उस एक बयान में उसका अपनी बात को उसने कंट्राडिक्ट कर दिया। अच्छा, उसमें प्रिंसेस ऑफ भोपाल का बयान है, उसमें शरीफुद्दीन पीरजादा साहब की 2-3 बड़ी भरपूर उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो है जिन्ना, क्या बात है, वो सारी उसमें उन्होंने उसके हवाले से बात की है। तो वो जो अकबर एस अहमद की डॉक्यूमेंट्री है वो 2 घंटे की तवील है, लेकिन अब उस डॉक्यूमेंट्री को देखने का मजा ये है कि आपको एक तरफ वो जिन्ना की शख्सियत समझ आ रही है तो दूसरी तरफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान भी साथ साथ चल रही होती है, और उसमें आप उसको आप उसको कई हिस्से करके हम कई हिस्से कर सकते, जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे उसको मतलब आप इस तरह देखें कि उसने ना पूरी तारीख़ पाकिस्तान में जिन्ना का रोल जी बहुत अच्छे तरीके से। जी आप फरियाल आप बताइएगा, बात तो बुक्स की भी हो रही है, डॉक्यूमेंट्रीज़ की भी हो रही है, और बात ये हो रही है कि नौजवान नस्ल किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, तो इसका मतलब है बात आप पर हो रही है, आप बताइए। असल में दोनों ही चीज़ें मैं पहले भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता चुकी हूँ, एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर मैं एक तो अगर ब्लाइंड मैंने ठान लिया कि मैंने ब्लाइंड बिलीव करना है, मैंने डॉक्यूमेंट्री देख लिया, मैंने उसको सही मानना है, मैंने बुक पढ़ लिया, मैंने उसको सही मानना है, फिर तो ठीक है, चलता है। लेकिन अगर मैंने उन दोनों चीज़ों को इवेलुएट करना है, उनकी वैल्यू को, उनकी रिलायबिलिटी को, तो मुझे दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। लेकिन कोई इसमें भी दो राय नहीं है कि आजकल जो मॉडर्न सोर्सेज हैं उनको, और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, मॉडर्न सोर्सेज ने मेरे हिसाब से
पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा अपनी स्पेस इसलिए भी बना ली है कि अब अगर मुझे कोई एकेडमिक काम करना है, ये सर लोग रोज़ लिखते हैं आर्टिकल्स, इनका तो बहुत बड़ा हुआ है, अच्छा अब मुझे उसका सोर्स मेंशन करना है। अब अगर मैंने उसको ऑनलाइन पढ़ा है तो उसका रेफरेंस देना मेरे लिए बड़ा आसान है। उसको मैंने सॉफ्टवेयर में डाला या जिस भी एंगल से लिया, मैनुअल में पुटअप किया, बड़ा आसान है। अब बड़ा मुश्किल हो गया आजकल के ज़माने में कि मैं बुक खोलूँ, अच्छा फिर मैं उसका रेफरेंस देने के लिए उसकी बाकी बारीकियाँ निकालूँ, तो वो सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गई है आपके जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उनकी मेरे हिसाब से। इस्नाद और ऑथेंटिक साइट्स होने का बड़ा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको आप जिस तरह वही वाली बात है जो सर ने बोली थी कि मेरा बात करना एक अलग बात है, क्योंकि अगर मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं उस यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो एक इदारे में जाती है, वहाँ पे उसके पास प्रॉपर गाइडलाइन है कि कौन से सोर्सेज ऑथेंटिक हैं, आपको ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि आम आदमी जो है उस तक मुस्तनद किताब, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं, लेकिन जिन्ना इज अ पब्लिक फिगर। अगर हम जिन्ना साहब की बात करते हैं तो वो एक अनपढ़ का भी जिन्ना है, एक पढ़े लिखे का भी जिन्ना है, एक आलिम फाजिल आदमी का भी जिन्ना है। अब हर आदमी ने जिना को अपने निगाह से देखना है। जो मैडम फरियाल बात कर रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए और स्कूल के बच्चे के लिए जिना को किस निगाह से देखना है। अच्छा, एक पब्लिक में घूमते हुए आदमी को जिना समझाना कि वो स्टैनले वॉलपोर्ट ये कह रहा है, उससे क्या लगे स्टैनले वॉलपोर्ट की किताब से? उसने तो कहना है कि मुझे वो फिर आम जो एक उसको आपने सोर्स आपका वही होगा स्टैनले वॉलपोर्ट, सही। लेकिन बात ये है कि आपने कितनी सादगी के साथ उसके सामने जिना पेश किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये है डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, दूसरी बात जो मैं, सॉरी मैम आपका मैंने वक्त ले लिया, दूसरी बात ये कि डॉक्यूमेंट्री एक हिस्टोरिकल है, एक डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव पे हम बाद में बात करेंगे। जी आप बात मुकम्मल कीजिएगा। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें अब सोर्सेज की अहमियत बढ़ गई है। जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं, इंटरनेट है, वेबसाइट्स हैं, उनका बढ़ गया है रुझान, और वो अब हमारा एकेडमिक सिस्टम इस तरह इवॉल्व हो रहा है कि वो हमारी ज़रूरत बनता जा रहा है। आपको गाइड भी किया जाता होगा यकीनन, आपके जो सुपरवाइजर्स होते हैं। मैं एक मिसाल दूं कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट की फ़िगर लेनी है या गवर्नमेंट के हवाले से, तो अगर gov.pk वाली साइट पे आप जा रहे हैं तो अब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अलावा नहीं हो सकती, मुस्तनद है उस वक्त तक के जब तक कि हैक ना हो जाए। लेकिन वो अखबारों वगैरह में आ जाता है, मीडिया में, कि जी ये साइट हैक हो गई है। लेकिन अगर gov.pk से आपने पाकिस्तान की किसी हवाले से इंफॉर्मेशन लिया तो वो मुस्तनद है। अगर आपने मिसाल के तौर पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत, डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ, नौजवान नस्ल को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इकबाल के साथ बहुत बुरा किया जा रहा है नेट पर, कि अगर अल्लामा इकबाल.com से आपने कोई शेर देखा है इकबाल का तो फिर वो मुस्तनद होगा, या इकबाल साइबर लाइब्रेरी.com पे आप गए हैं तो मुस्तनद होगा। इनके अलावा, ये मेरे जहन में तो ये 2 मुस्तनद साइट्स थी, और भी होंगी। इनके अलावा आप कहीं गए तो पहले आपको ज़रा गौर करना चाहिए, वरना इन 2 साइट से लें आप। तो ये भी अब एक रिसर्च का एक हिस्सा बनता है। ये राइट, ये कायदे-ए-आज़म के बारे में भी ऐसे कई चीज़ें, गलत चीज़ें, जी ये खाली इकबाल पे नहीं है, जी कायदे-ए-आज़म पे भी। इंटरनेट पे आप देखिए जितनी भी हमारी ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ले लें, हिस्ट्री पाकिस्तान मूवमेंट ले लें, वो किस तरह, पता नहीं किस तरह उसमें डाला गया है, और वो काफ़ी चीज़ें डाल तो कोई भी सकता है, कोई मसला नहीं, कोई भी बंदा साइट बना सकता है। हमारा जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने, क्योंकि बच्चों को फीड करने के लिए गवर्नमेंट के जब तक इदारे नहीं, आप देखो डिवाइड कर लें आप, हिस्ट्री का पोर्शन किसी को दे दें, कल्चर का किसी को दे दें, ये बहुत अहम बात, बजट का है। देखिए हम ऐसी तो गाइडेंस आपसे चाहते हैं, मैं ये कह रहा हूं, बहुत खूबसूरत बात है, गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है इस बात को, और ये इट शुड बी गाइडेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये कोई मामूली बात नहीं, नॉलेज को कंट्रोल। आपको पता है ये चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। अगर एथेंटिक इदारा नेट पर, गूगल पर या किसी भी इदारे को कहता है कि भाई ये मवाद सही नहीं, वो उतार देते हैं। नहीं, खुद आप उसको कहें भी, आप उनसे रिक्वेस्ट करें गूगल को कि हम ये मवाद देना चाहते हैं, वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ मवाद तैयार करने के लिए कोई इदारा चाहिए ना। बिल्कुल। और आप देखिए
गवर्नमेंट की इतनी फंक्शनिंग है, इतनी वो उसकी डेवलपमेंट्स होती हैं, वो हर डिफरेंट डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसको टेकअप करे। और ख़ास तौर पे ये सूबे के लेवल में चीफ मिनिस्टर के डायरेक्ट कंट्रोल में होना चाहिए और सेंटर के लेवल में प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में। डॉक्टर साहब, वो आपकी बात, वो जो नेशनल प्रोफेसर का ओहदा होता था, आपको तो मालूम है, वो एक अथेंटिक चीज, बड़ा अथेंटिक डिजिग्नेशन था। एक आदमी, एक डॉक्टर साहब हैं, अभी हिस्ट्री है पूरी, उस्ताद हैं हिस्ट्री के और आलिम फाजिल आदमी, अगर इनको नेशनल प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री लगा दिया जाए और इनके मतहत चंद लोग दे दिए जाए, तो क्यों वो पूरी अथेंटिसिटी के साथ जो बुक आएगी वो पूरी इस बात की तो फौरन तायद करते हैं, जिम्मेदारी के साथ आएगी। और जैसे आगा शाही साहब थे, वो हमारे के अजीज साहब थे, उन्होंने बड़ी शानदार किताबें तहरीर की। हो गया जी, अब आपकी बात को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी चूंकि कायद तुझे सलाम की स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त, एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कायद तुझे सलाम के साथ आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कायद आज़म से रिलेटेड, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड और उनके कारनामों से रिलेटेड अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल को आगाह करना बहुत ज़रूरी है कि वो जान सके कि कायद आज़म ने इस प्यारे मुल्क को हासिल करने के लिए कितनी जद्दोजहद की, कितनी कोशिश की, कितनी मेहनत से ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान हमें हासिल हुआ। तो हमें उनकी ज़िंदगी पे अमल करके, उनकी ज़िंदगी का मुताला करके खुद को इस लायक बनाना है कि अपने प्यारे मुल्क की हिफाजत कर सकें। और स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, डॉक्टर रियाज अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनके साथ डॉक्टर नासिर बुखारी साहब हैं और उनके साथ फरियाल मसूद साहिबा हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। और जी बड़ी एक एकेडमिक बहस भी है और बड़ी ऐसी बहस कि जिस पे यंग लोग भी और तजर्बाकार लोग भी दिलचस्पी लेंगे और ले रहे हैं कि किताब का इस्तेनाद, किताब की ऑथेंटिसिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल मीडिया की क्या है, और दोनों के बारे में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं ये बहुत ही पॉजिटिव जो है गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब, कुछ किताबों के बारे में और बताइए। कुछ तो आपने बताया, कुछ और मुस्तनद किताबों के बारे में। हाँ, देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, जो मेरा पीएचडी जो है हम कायद आज़म पे है। सही। और भी लोगों ने बाद में लिखा है, जी। सबसे हमारे कुली के सिकंदर याद, उन्होंने बाद में लिखा है। मेरा कांग्रेस का पीरियड है 1920 तक जो कांग्रेस, इस पर मटेरियल बड़ा मुश्किल था मिलना। वो फिर आई हैड टू गो टू इंग्लैंड और वहाँ जाके, बल्कि वहाँ पर मैं स्वास्थ्य में भी चूँकि अटेंड करता था, तो स्टूडेंट्स मिलते थे, वो कह रहे आप जनाब के बारे में क्यों आ गए, जनाब कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी नहीं। उस वक्त जनाब के बारे में लोगों का व्यू ठीक नहीं था। यानी गांधी और नेहरू और ये लोगों का के मुकाबले मैं कहूँगा प्रोपेगेंडा ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अब माशाल्लाह इतनी चीज़ें हैं। जब मैंने इंडिया ऑफिस से रिकॉर्ड निकाला है तो वो दुनिया हैरान होगी। हमारे साथ थे डॉक्टर जैदी साहब, स्वास्थ्य में हिस्ट्री डिपार्टमेंट चेयरपर्सन थे, तो वो बड़ा डॉक्टर जवार जैदी साहब वो वहाँ पर थे ना, स्वास्थ्य में थे, कायद आज़म पेपर्स वाले। जी। क्या पर्सनैलिटी। तो ये फिर वो जो किताब मेरी फिर छपी, फिर वो 86 में हमारे हिस्ट्री कमीशन इदारा NHR आजकल कहते हैं उसको, जी वो कायद आज़म की पहली किताब उसमें छपी। फिर उसमें मैंने इस किताब जो कायद आज़म बायोग्राफिकल है उसमें 4 पैटर्न में मैंने डिवाइड किया। सही। एक 1920 तक है,
और फिर 20 से लेकर 24 तक है, कायदे-ए-आज़म रोल इन साउथ इंडियन पॉलिटिकल क्राइसिस। सही। फिर उसके बाद थर्ड किताब मेरी सेकंड फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कायदे-ए-आज़म का रोल है, वो 1924 से लेकर 1934 तक है। और फिर जो फोर्थ है वो पाकिस्तान मूवमेंट न्यू डायमेंशन के नाम से मैंने है, वो कायदे-ए-आज़म की स्टोरी है, वो 1935 से लेकर 48 तक है। सही। तो ये मेरी बड़ी किताबें जबरदस्त हवाले की किताब है, जिसके अंदर मैं ज़्यादा इसमें अगरचे अपने मुंह से बात करते हुए ज़रा अजीब सा लगता है, लेकिन जो मेरा ज़्यादातर सोर्स है, जो डिपेंडेंस है, वो प्राइमरी सोर्सेज है। बिल्कुल। ब्रिटिश इंडिया उसका रिकॉर्ड पुराना था, अब वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर मर्ज हो गए। फिर न्यूज़पेपर्स हैं, फिर कायदे-ए-आज़म पेपर्स हैं, मुस्लिम लीग पेपर्स हैं। तो इस तरह जो कायदे-ए-आज़म की कॉरस्पॉन्डेंस और जो चीज़ें जो रही हैं, जब वायसराय के साथ डायलॉग रहा है, उसको बेस बनाकर मैंने जो मैं और मेरी जो ज़्यादातर किताबें हैं, उसमें से मेरी किताबों के अंदर नए पहलू काफ़ी ज़्यादा हैं, वो जिसका मैंने कई दफ़ा आपसे इज़हार भी किया है। तो इस तरह की फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था और किताबों का। जी वो हाँ, कि फिर हम जो हमने इस गए थे हेक्टर बुलेतो पे। जी। फिर उसके बाद अगली किताब 67 में आती है, वो जो है कायदे-ए-आज़म द स्टोरी ऑफ ए नेशन, वो जी एलाना की, वो भी बड़ी अहम किताब, वो बड़ी अहम किताब है। और उनको मतलब फातिमा जिन्ना ने उनको कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे, जिस पेपर वो उनको किताब लिखी। फिर फातिमा जिन्ना की माई ब्रदर है, बहुत अच्छी किताब। हाँ, वो तो जाहिर है बहन की किताब है, तो किताब है, अकेडमी ने इसको छापा था, श्री मुजाहिद साहब ने इसको एडिट किया है। तो अच्छा, ये दिलचस्प अंदाज से लिखी गई है, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे अंदाज में लिखी है। जी। तो फिर इस तरह की फिर हम देखिए 84 का वॉलपोर्ट का मैंने बताया है। जी वो भी। तो इस तरह की और हमारे सोल स्पोक्समैन है, इसकी आयशा जलाल की है, किताब है वो किताबें हैं, लेकिन उसने कायदे-ए-आज़म की शख्सियत को काफ़ी डैमेज किया थोड़ा सा। जी अब वो कोई इस तरह के हम कई किताबें जो स्पीक ज़िक्र किया आपने इंडिया में बात की। जब कोई एंटी लिखता है तो उसका फायदा ये होता है कि उसके जवाब में आप अपना मुकदमा ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने थोड़ी सी इस पे रफीक ज़िक्रिया की किताब का जिक्र किया होगा, लेकिन उसका जवाब दें ना, तारीखदार उसका जवाब दें। असल बात नहीं, वो मैंने जवाब दिया हुआ है ना, आप पढ़ें तभी है ना। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ प्रोग्राम में ज्यादा लंबी बात हम नहीं कर सकते। सही बात। हम मैंने आपको अगर मैं ही बोलता रहूँ तो आप आराम से बैठे रहेंगे। अच्छा, अबुल हसन हिसाब से बोलना भी, क्योंकि लिमिट के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, अबुल हसन इस्फहानी ने भी एक किताब लिखी, वो भी अच्छी किताब थी। वो पाकिस्तान बनने से पहले लिखी गई या बाद में? अबुल हसन इस्फहानी बाद में लिखी गई। अच्छा, बाद में, लेकिन वो किताब भी अच्छी। ज़ैदी साहब ने उसकी एडिटिंग की थी। हाँ, ये इस तरह की और बड़ी काफ़ी किताबें हैं। वे अजीज़ बेग साहब हैं, उनकी जिना एंड हिज की किताब है। हमारे कुलीग है सिकंदर हयात, उनकी क्रिस्मेटिक कमाल की किताब है वाकई, क्रिस्मेटिक। श्री मुजाहिद की कायदे-ए-आज़म स्टडीज इन इंटरप्रिटेशन है। तो इस तरह की काफ़ी शरीफुद्दीन पिरज़ादा साहब ने भी लिखा है इसके ऊपर, और कई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने लिखा है। तो फिर इसके ऊपर जो इसके जो वर्क्स हैं उनको भी मैंने अपनी एक सीरीज मेरी शुरू की है, वो वर्क्स ऑफ कायदे-ए-आज़म है। कायदे-ए-आज़म की स्पीचेस स्टेटमेंट 1893 से शुरू किया है, वो मैं 8वें वॉल्यूम पे आया हूँ 1926 तक, और उसको मैंने जाना 35 तक। फिर हमारे वहीद अहमद हैं, उन्होंने इस पर नेशंस वॉइसेस के हवाले से कई वॉल्यूम लिखे हैं। ज़ैदी साहब ने 18 वॉल्यूम जो एज 90 में प्रोजेक्ट शुरू किया पेपर। हाँ, तो उसका आजकल मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ माशाल्लाह। वो मेरे साथ दूसरे लोग, मैं तो ऐसे ऑनररी कैपेसिटी में लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो वो उसका 19 वॉल्यूम पे हम आजकल काम कर रहे हैं, तो जनाब पेपर। तो वो इस तरह कायदे-ए-आज़म पे काफ़ी किताबें हैं। अकबर सहमद की अपनी किताब भी कायदे-ए-आज़म जी, वो भी अच्छी किताब, वो भी बहुत अच्छी किताब है। और अकबर सहमद हमारा दोस्त, हमारी कई चीज़ें डिस्कस भी होती हैं उनसे, काफ़ी हमारे साथ डायलॉग होता रहता है उसमें। तो वो अभी भी अमेरिका में। हाँ, अकबर सहमद की किताब भी वाकई अच्छी किताब है। अच्छा, एक किताब आपसे भी पूछेंगे, डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर नासिर बुखारी साहब से, जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने कॉरेस्पॉन्डेंस कंपाइल की है। अब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ खालिसतन इंग्लिश सीखने के हवाले से भी देखना हो तो मेरा ख्याल है एक बेहतरीन किताबों में से किताब है। क्या खूबसूरत इंग्लिश लिखते थे कायदे-ए-आज़म।
वो अगर आपने देखी हो यकीनन, तो वो कॉरस्पॉन्डेंस वाली किताब भी बड़ी अहम किताब है जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने। जी, उसकी दो बड़ी अहम बातें, एक तो उसमें जिन्ना साहब का जो राइटिंग स्टाइल है और उनकी जो अंग्रेज़ी के ऊपर कमांड है वो हमारे सामने आती है जी। और चूंकि वो बिल्कुल प्राइमरी सोर्स है तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि आपको जिन्ना की तमाम खतूत और बातें और उसमें मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कोई किताब जब हम किसी शख्सियत के बारे में कोई आथर लिखता है तो दुनिया में तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि वो उसमें किसी के नेगेटिव या पॉजिटिव शख्सियत दोनों हवालों से देखी जाती है। जी जी सही। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को अपनी टनल विजन से देखते हैं। हमें टनल विजन तर्क करना पड़ेगा। सर सैयद अहमद खान 1869 में अपने बेटे के साथ इंग्लैंड जाते हैं। वहाँ विलियम म्यूर ने बुक लिखी होती है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर सैयद उसको पढ़ते हैं और उसमें नौज़बिल्ला बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका वो जवाब देना फ़ौरन मुनासिब समझते हैं और वो वहीं अपना 1 साल में खुतबात अहमदिया छाप देते हैं और वो उस विलियम म्यूर की किताब का पूरा जवाब लिखते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि सोल स्पोक्समैन में जिन्ना की शख्सियत को डैमेज किया गया, तो अगर उस खतून ने उन पर कोई बातें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं आपके नुक्ता नज़र से, तो पाकिस्तान के आथर्स का, पाकिस्तान के हिस्टोरियंस का ये जिम्मेदारी बनती है कि उस किताब के रेफरेंस में बकायदा लिखें कि रिप्लाई टू स्पोक्समैन में लिखा गया, वैसे लिखा गया काफी लिखा है। आयशा जलाल की किताबों तो के हवाले वो जो हमारा मैंने भी लिखा है, सिकंदर भी अपनी किताब और में लिखा है। उसमें हमें अपनी इस सोच को बेसिकली बदलना। अच्छा, ये आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे भी पूछेंगे और फरियाल से भी बाद में पूछेंगे। पहले डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा क्योंकि वक्त कम है और हम चाहते हैं बहुत सी बातें आप तीनों स्कॉलर से पूछने। डॉक्टर साहब, जो जसवंत सिंह की किताब है उसको कहाँ प्लेस करते हैं? क्योंकि उसने कायद आज़म के बारे में इंडिया में परसेप्शन चेंज करने में बहरहाल एक अहम किरदार अदा किया। जी, जिना इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, अब तो उर्दू में भी तर्जुमा हो गया और उनको भी प्राइमरी सोर्स जो है वो उन्होंने लिखा प्रीफेस में। डॉक्टर जवार जैदी जो आपके उस्ताद हैं उन्होंने फराहम की चीज़ें, बल्कि उन्होंने प्रीफेस में तो लिखा कि मैं डॉक्टर जवार जैदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि उन्होंने लिखा डॉक्टर जवार जैदी मैं आपका शुक्रिया, यानी वो उनसे मुखातिब हो गया उसमें कि आपके बगैर मुमकिन नहीं थी। आप दोनों से हम पूछेंगे, पहले आपसे कि इस किताब को आप कहाँ पर? देखो जी, किताब बड़ी अहम है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी जी, ठीक है। और लेकिन उसका बेसिक जो सिनेरियो है ना उसका, अगर ओवरऑल उसका नटशेल देखें तो वो किताब वो है कि जिन्ना साहब ने इंडिया को पार्टीशन जो किया है वो क्यों किया है। जी, जिन्ना साहब ने जो इंडिया के टुकड़े किए हैं उसका पॉइंट वही है जो इंडियन व्यू पॉइंट है। जी जी, वो और उस पर वो चूंकि खुद बीजेपी का है, कांग्रेस के अपोजिट पार्टी है, बिल्कुल कांग्रेस के जो गांधी और नेहरू कांग्रेस के लीडर थे उनको ब्लेम किया है कि इन्होंने जिन्ना को अनॉय किया और कि इससे वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। सही, ठीक है। और अगर वो कांग्रेस छोड़ के ना जाता तो इंडिया पार्टीशन नहीं होती और पाकिस्तान ना बनता। यानी व्यू उन्होंने वही दिया, लेकिन कायदे आज़म लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और उसकी विजन है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज है, उसको बड़े अच्छे अंदाज में उसने। जी, आपसे भी मुख्तसरन कि जसवंत सिंह की जो किताब है उसमें ठीक है पॉइंट ऑफ व्यू वो भी चाहता था इंडिया डिवाइड ना हो, उससे पता चल रहा है किताब से, लेकिन उसने ये लिखा कि गांधी और नेहरू और दीगर लोग ये सोने का चमचा लेके पैदा हुए थे, कायदे आज़म ऐसे नहीं थे। मेरे ख्याल में ठीक हो गया जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन अभी ब्रेक की जाने बढ़ना है, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, सच सवेरा की स्पेशल ट्रांसमिशन कायद तुझे सलाम के साथ आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। हमारे अजीम लीडर की ज़िंदगी के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है अपने मेहमानों के साथ। क्यों आप जी जी, तो आपको याद है हम वक्फे से कबल हमने किससे बात करनी जी थी? बिल्कुल, हम बात कर रहे थे डॉक्टर रियाज अहमद साहब से और बात कंप्लीट हुई और डॉक्टर नासिर साहब की तरफ आपको पता है, जब मुझे याद होना तो फिर मैं आपसे ये जो हमेशा उन्हीं पे ब्रेक भी आ तो जी डॉक्टर नासिर बुखारी साहब, बात हो रही थी जसवंत सिंह की किताब के हवाले से कि उसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हाईली प्लेस्ड शख्सियत के हवाले से व्यू तो उनका अपना ही है कि इंडिया तकसीम नहीं होना चाहिए। और फिर कमाल की बात यह है कि कायद-ए-आज़म ने सबको शिकस्त दे दी। वो जो आपने कहा ना कि माउंटबेटन हो, नेहरू हो, गांधी हो, पटेल हो, ये तमाम डिफीटेड पर्सनैलिटी के लोग थे, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन किताब जसवंत सिंह ने बहुत सारे गोशे उसने ज़रूर खोले, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि देखें सर, जो लोग उस अहद के हैं और उन्होंने उसको करीब से देखा भाला, फिर उन्होंने उसके मुताबिक अपनी नुक्ता नज़र डेवलप किया। इंसान की सोच तो वक्त के साथ बदलती रहती, लेकिन शख्सियत की जो ग्रूमिंग होती है वो उस एनवायरनमेंट में होती है। उसमें जसवंत सिंह ने ये भी लिखा कि मुझे कायद-ए-आज़म पे किताब लिखने का ख्याल इसलिए आया कि वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे और उन पर किताब लिखने का हक अदा नहीं हुआ। ये उसके अल्फाज थे जसवंत सिंह के। ये तो अब भी नहीं हो रहा, ये तो अब भी बहुत ज़रूरत है कायद-ए-आज़म की बहुत सारी पहलुओं को देखने की। जी जी जी। अच्छा, वापस मैं बात करना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री जी जी, जो आपको हमने क्योंकि उसका हिस्सा भी दरमियान में चलता रहना चाहिए। एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कायद-ए-आज़म। अब ये है हमारे इसके अंदर ना, इसके 2 पार्ट हैं और ये 40 से स्टार्ट होती है और इसमें ज़्यादातर जिना गांधी टॉक्स और कैबिनेट मिशन प्लान 45 के इलेक्शंस और फिर पाकिस्तान का बनना। और तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों को, स्टूडेंट्स को। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं हायर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों की बात कर रहा हूँ कि वो इसको देखें, क्योंकि इसमें वो ओरिजिनल वीडियोज़ हैं जिनमें जिन्ना साहब की उस ज़माने में जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो शामिल हैं। एक और डॉक्यूमेंट्री है जो दी लेगेसी ऑफ पाकिस्तान के नाम से है और इसमें भी उनकी बुनियादी ज़िंदगी जो है उसको बड़ा ब्रीफली बचपन से लेकर पैदाइश से लेकर डेथ तक डिस्क्राइब किया गया। अब आप हमें वो डॉक्यूमेंट्रीज बता रहे हैं कि जिनमें कोई कंट्रोवर्शियल बिल्कुल कंट्रोवर्शियल यंग जनरेशन इनसे, मैं यही याद कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है और मैं जल्दी में ख़त्म करके एंड पे अपना एनालिसिस देना चाह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्रीज में क्या क्या चीज़ें। अच्छा, फिर एक बहुत ही सादा सी डॉक्यूमेंट्री है द फैमिली ऑफ जिन्ना, जिसमें उनके पूरे खानदान के बारे में। अब ये वो डॉक्यूमेंट्री है जो हमारे छोटे बच्चे जो हैं, तालिब इल्म जो हैं, उनके लिए जो बेसिक्स पे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री ऑफ कायद-ए-आज़म हाउस इन कराची, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन है जिसमें उनके कराची वाले घर के बारे में बताया गया है कि किस तरह यहाँ पर ब्रिटिश रहते थे, फिर जिन्ना साहब ने खरीदा। और ये बड़ी ऑथेंटिक है क्योंकि ये सिंध के महकमा सारे कदीमा ने जारी की है। बड़ी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री है और उसके बाद क्या बड़ी दिलचस्प भी होगी क्योंकि एक वो पूरी बिल्डिंग के अंदर जिन्ना साहब का पूरा घर का और जो म्यूजियम बना हुआ है वो, और जिन्ना साहब के उस पहले तो उस बिल्डिंग की हिस्ट्री है, फिर उसके अंदर जिन्ना साहब की रिहायश, क्योंकि वो बहुत कम उसमें ठहरे, जब गवर्नर जनरल बने तो वो उधर रहते थे, कभी कभी आया करते थे, तो उस हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, उसके बाद एक और पीटीवी ड्रामा जिन्ना पे हुआ था। जी जी, बहुत जिन्ना से कैद तक जो था, बहुत अच्छा वो ड्रामा जो है। अब वो बात आ गई कि डॉक्यूमेंट्रीज में प्राइमरी सोर्सेज हैं और इसमें किरदार जो हैं वो ड्रामेटाइज किया गया, सही जाहिर है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि जब आप ड्रामा देखते हैं तो डॉक्टर साहब वाली बात आ जाती है कि वक्त की जरूरत के मुताबिक उसको ढाला गया है। अब उसमें किरदार जो है, जो एक्टर्स हैं, उनको मुख्तलिफ दिए गए हैं कैरेक्टर्स, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ जिन्ना कैद नजर आते हैं तो दूसरी तरफ जाती जिंदगी भी साथ साथ जी चल रही है। तो वो बड़ी
आप मेरे लिए जो फिक्शन पढ़ते हैं देखने वाले लोग हैं, जो ड्रामों को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा। मैं तो हुकूमत को रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा अर्तुगरुल की जगह वो दिखा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो हमारा ज्यादा डॉक्टर साहब ने भी तकरीबन यही बात की थी। अच्छा जी, उसके बाद एक फॉरेन लड़का है लियोरी कैंटन, उसकी एक है लाइफ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। ये डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट पर है। इसमें उसने जसवंत सिंह की आप बात कर रहे थे, इसमें ये स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है और वो कह रहा है कि मैं इसलिए ये प्रोजेक्ट दिया था कि मैं जिन्ना की शख्सियत से बेहद मुतासर हुआ जब मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पढ़ी। तो ये डॉक्यूमेंट्री बड़ी ऑथेंटिक है और इसमें कोई कंट्रोवर्शियल बात भी नहीं है। सही। अच्छा, उसके बाद मैं मजे की बात बताऊं कि इंडिया का जो बड़ा मशहूर चैनल है जी न्यूज, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री है कैद आजम के ऊपर। अच्छा। उसमें इरफान खान जो है वो नरेटर हैं, अगरचे वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन एक मर्तबा फिर उसमें वही बात आ रही होती है कि जितने इंडियन वो सोर्सेज वहां लाए गए और उन्होंने बात की कि जनाब गांधी साहब का तो जो व्यू पॉइंट था वो सेल ही नहीं हुआ और जिन्ना ने अपना टूथेशन थ्योरी बेच दी हमारे मुल्क में और हमारा मुल्क टूट गया। तो ये भी पाकिस्तानियों को देखने की जरूरत है कि जहां वो एक तरफ डैमेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहीं अपने हाथों ही शिकस्त खा रहे होते हैं और वहां पे बता रहे होते हैं। फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स पे आ जाते हैं। अब मसलन उसमें ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जिसने भी बोला उसने यही कहा जी कि कैद आजम ने तो अपना जो दो कौमी नजरिया पेश किया, हालांकि वो सेकुलर माइंड थे और उन्होंने 2 कौमी नजरिया पेश करके ये साबित कर दिया कि मुसलमान एक पूरी कौम है जो यहाँ सदियों से आबाद है। अच्छा, अब हम आपने माशाल्लाह इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री, और इसमें सरताज अजीज, सॉरी मैं एक बात कर, इसमें सरताज अजीज साहब का इंटरव्यू भी शामिल है। बहुत खूब। अच्छा, अब आपके पास अभी और भी डॉक्यूमेंट्रीज होंगी क्योंकि आपने 10-12 दिन कम से कम रिसर्च किया, लेकिन हम जरा यंग लोग ये ना कहें कि भाई हमारी नुमाइंदगी बहुत कम हुई। आप इन डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से या कायदे आज़म को जैसे शामिल कर रहे हैं तो वो फिर मुझे भी अपने आप को मैं तो आपको समझता हूँ। अच्छा ठीक है जी। सर मैं जसवंत सिंह की बुक के ऊपर भी बात करना चाहूँगी कि क्योंकि मुझे वो बुक बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए लगती है कि वो जिन्ना की लाइफ के एक ट्रांजिशनल फेज़ को बताती है कि वो जिन्ना जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, कांग्रेस उनके लिए एक ड्रीम प्लेटफॉर्म था जहाँ पे वो एक्सेल कर सकते थे, प्रोबेबिलिटी मौजूद थी, ही वॉज अ लीडर। ठीक है, एक लीडर को एक कोई भी प्लेटफॉर्म मुयसर होना चाहिए, वो जैसा भी हो। तो कांग्रेस उस टाइम इट वॉज एट बेटर पोजीशन, ठीक है, मुस्लिम लीग से बेटर प्लेटफॉर्म पे थी, एक मोस्ट पॉपुलर पार्टी थी एज कंपेरिजन टू मुस्लिम लीग। वो कैसे वो बंदा वो वहाँ तक एक लीडर जो वहाँ से स्टैंड किया, फिर एक फेज़ आता है 1916 का कि वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फिर वहाँ से लेके पाकिस्तान बनने का जो एक ट्रांजिशनल फेज़ है वो मुझे लगता है कि जसवंत सिंह की बुक में जो बताया गया है, मुझे इस बुक की एक बहुत पॉजिटिव बात लगती है क्योंकि एज अ बड़ी ज़ख़ीम किताब है, 700-800 पेज। और ट्रांजिशनल फेज़ को बताना, आप उसमें एक बंदे की साइकोलॉजी को भी टच कर रहे हैं, आप साथ फैक्ट से उसके जो इवेंट्स हुए उसके साथ भी उसको लेके चल रहे हैं। तो ये काम इतना आसान नहीं है जो उस बुक में किया गया है। 3-4 सिनेरियोस को लेके फिर उनकी जर्नी को बताया गया है। तो मेरे हिसाब से वो बुक इसीलिए उसकी आप कहना चाहिए कि आप उसके आर्गूमेंट से एग्री करें ना करें, लेकिन उसकी अहमियत बहरहाल अपनी जगह। डॉक्टर रियाज अहमद साहब ने बताया ना कि, और डॉक्टर नासिर साहब ने भी यही बताया कि इंडियंस जब भी कुछ लिखते हैं तो वो लिखते हैं इससे कि क्यों डिवाइड हो गया। वो अब आज अगर हम देखें सिखों और मुसलमानों को और वहाँ पर ईसाइयों को, तो वो कतबे लेके खड़े हुए हैं कि जिन्ना वाज राइट, लेकिन बहरहाल वो, लेकिन उसको होते हुए कायदे आज़म को उस बुक में बाकी सबसे जुदा करके दिखाया कि कायदे आज़म वाज अ टॉवरिंग पर्सनैलिटी, कोई शक नहीं। आप बात मुकम्मल कर लीजिए फिर डॉक्टर साहब की तरफ। तो वो ट्रांजिशनल फेज़, अब मैं वही जो हमारा टॉपिक है जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया कि हम कैसे समझना चाहते हैं जिन्ना को, तो बेसिकली उस समझ में जो मैं समझना चाहती हूँ, एक फैक्चुअल डिटेल तो मैं कहीं से भी पढ़ सकती हूँ, कोई भी डेट हो, मुझे लखनऊ पैक्ट की डेट देखनी है, उसके पॉइंट देखने, तो वो कहीं से भी मिल सकती है। लेकिन यही ट्रांजिशनल फेज़ को समझने की ज़रूरत है, कायद की जर्नी को समझने की ज़रूरत है, और मैं ऐसे ही उसको समझना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ
कि जो स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखा है अपनी बुक में, जो बड़ी मशहूर लाइन है कि देयर आर फ्यू पीपल इन हिस्ट्री, वो सब हम लोग उससे फेमिलियर हैं। मैं वो समझने के बाद, पढ़ने के बाद, मेरा नतीजा उस तक मैं खुद पहुंचना चाहती हूँ कि क्या वाकई ही ऐसा है। तो मैं कायद को एज अ यूथ ऐसे समझना चाहती हूँ कि मुझे बताया जाए उनके फेजेस का, उसके बाद मैं डिड्यूस करूँ कि ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ग्रेट डिप्लोमेट, या क्या थे वो। जी बिल्कुल ठीक है। और मेरा ख्याल डॉक्टर रियाज अहमद और इन जैसे जो मौलफीन और मुसन्निफीन हैं वो यही यंग जनरेशन को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये कायद आज़म के हवाले से एक बात बाज़ औक़ात जो डॉक्टर नासिर साहब भी कह रहे हैं कि बहस जब डिफरेंट एंगल से हो तो चीज़ें सामने आती हैं कि कायद आज़म पर इतना लिखा जा रहा है और क्या रेलेवेंस है। तो मैं तो देखता हूँ सारी दुनिया में, अमेरिका में जो अभी भी जॉर्ज वाशिंगटन पर, अब्राहम लिंकन पर, और जो उनके बड़े हैं, फ्रांस में चले जाएं रोसो पर, बरतानिया में अभी तक बर्टन रसल और इस तरह के लोग चल रहे हैं। तो जब हमारे पास इतनी बड़ी पर्सनैलिटी मौजूद है कि जिसने हिस्ट्री का धारा मोड़ दिया, तो हमें तो उस शख्सियत से ज़रूर इंस्पायर होना चाहिए, और इंस्पायर तभी होंगे जब पढ़ेंगे उनके बारे में। बिल्कुल सही है। दे दे एक दो चीज़ें जो हमारे तमाम जो ऑथर्स हैं वो कोई एक साइड पे जाता है, दूसरी साइड पे जाता है, तीसरी साइड पे जाता है, 4-5 व्यू पॉइंट से लोगों ने इसमें लिखा है। जी। उसकी वजह क्या है? वजह असल जो है, जी। वजह ये है कि अब कायद-ए-आज़म जो है वो 1897 से लेकर 1920 तक जो है वो कांग्रेस में रहा है। किताबों में, बायोग्राफीज में 1906 लिखा है। मैंने अपनी किताबों में साबित किया है 1897। और जना साहब का एक इंटरव्यू का हवाला दिया कि मिस्टर जना, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर पॉलिटिक्स? ही सेड व्हेन आई वाज 21। सही है, वो मैंने हवाला भी दिया। पर शॉर्ट ये, अब लोगों को समझिए, आप ये कांग्रेस में रहा, कांग्रेस के बाद वो सब छोड़ दिया है। सही। फिर उसके बाद ये 30s ऑनवर्ड जो 29 वाला 14 पॉइंट्स आते हैं जी 29 में, उसके बाद जिना साहब दूसरी लाइन पे आते हैं। सब ये 20 पॉइंट्स कौन से हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इससे ज़रूर हम जानेंगे, लेकिन बढ़ना अभी एक ब्रेक की जानिब। कायद तुझे सलाम में हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शब। तुझे सलाम में खुशामदीद कहेंगे। अजीम लीडर की ज़िंदगी के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उनकी ज़िंदगी पे जो बुक्स लिखी गई, उनका मुतालिया हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी नौजवान को इसका समझना कितना इंपॉर्टेंट है और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना कितना ज़रूरी है। इस पर मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी। आब्दी साहब आगे बढ़ाएं बात को। जी डॉक्टर रियाज अहमद साहब मज़ीद कुछ बुक्स के बारे में बता रहे थे, क्योंकि आज तो हमारा किताब ही कायद आज़म पर जो बुनियादी काम हुआ, किताबों काफ़ी हमारा जिक्र हुआ। अब मैं बता रहा हूँ ये कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो फेजेज़ हैं उसके बारे में 4-5 व्यू पॉइंट्स हैं। जी। एक तो कायद-ए-आज़म जब कांग्रेस में रहा 1920 तक, मैंने बताया। एक उस जब फिर बाज़ को ये मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ रीज़न लिखे हुए हैं कि कांग्रेस क्यों छोड़ी है। जी ठीक है, आपने पढ़ा होगा। जी। और फिर जो कांग्रेस से आप देखें, फिर आगे जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है, वहाँ तक हालात इंडिया कैसे चेंज होते हैं। फिर उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर कायदे 14 पॉइंट्स जी लाते हैं, 29 में देते हैं। और उसका जो 13, 14, 15 पॉइंट्स है, ख़ास तौर पर उसमें ये जो प्रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम कल्चर के बारे जो है, वो किसी सूरत भी हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये इसको मुस्लिम वाइट बिल्कुल। और उस कायदे में उसी वक्त कह दिया कि अब हमारे रास्ते आपसे अलग है, पार्टिंग ऑफ वेज का है। अब इसको भी मुख्तलिफ राइटर्स ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया है। फिर आगे देखते हैं कि जब इंग्लैंड चले जाते हैं तो 4 साल इंग्लैंड में रहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसके बारे में मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है। बाज़ कहते हैं जी मायूस होकर चले गए,
बास कहते हैं कि वो पोलिटिकल जो सेंटर है वो इंडिया के बारे में फैसला करने का लंदन बन गया है। इस तमाम सियासतदानों को उधर जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सारी उस वहीं पर हुई थी। इसके बारे में भी मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स किताबों में लिखे हुए। तो फिर हम देखते हैं जब फिर पाकिस्तान जब 34 दिसंबर में वापस आते हैं कायद और आगे आकर जो है वो तहरीक शुरू करते हैं, तो वो बाज़ लोग कहते हैं कि अभी कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सही बात। और बाद लोग कहते हैं कि उसने नेशन जो पाकिस्तानी नेशन जो कायदे इकबाल ने मुस्लिम नेशन वाला कंसेप्ट दिया था 30 में खुतबा इलाहाबाद में, उसको तो ये डिफरेंट एंगल से किताबों में इस पे लिखा है। और फिर हम देखते हैं फिर बास कहते पाकिस्तान मूवमेंट को बास कहते हैं 37 से आगाज़ होता है जो लखनऊ सेशन होता है, बास कहते हैं 40 से आगाज़ होता है। तो हर एक का ऑथर का वो 37 वाला इजलास मुस्लिम लीग का बहुत अहम था। वो तो बहुत आम था। उसमें तो समझेंगे एक एनर्जी दोबारा मुस्लिम लीग में मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अंदाज से बात कर रहा हूं। फिर इसमें राइटर्स को ये समझ नहीं आती है, वो समझते जिना शायद चेंज होता रहा। सही। जो अगर मेरा भी पॉइंट है आपको पूछे तो मेरे हिसाब से जिना चेंज नहीं हुआ है। जिना चेंज नहीं हुआ है, हालात ने उसको मजबूर किया है कि वो अपना अगला स्टेप ले। उनका बुनियादी मकसद ब्रिटिश रूल से आज़ादी था। बुनियादी वही रूल है। जी। अगर वो लखनऊ पैक्ट वाली बात 1916 में होती है, कायद-ए-आज़म का शुरू से एक स्टांस है जिस पे गांधी से और नेहरू से उसका इख्तलाफ रहा है। नेहरू तो बात का कायद-ए-आज़म के मुकाबले बचा है ना। जी, उसका बाप मोतीलाल नेहरू उसका कंटेम्परेरी या दोस्त थे आप कह सकते हैं। तो साथी भी रहे हैं असेंबली में भी। तो उनका कायद-ए-आज़म का शुरू से व्यू पॉइंट है कि जब तक ये इंडिया की दो बड़ी जमातें हैं कांग्रेस और मुस्लिम जी, जब तक ये मुत्तफिक नहीं होंगी और तो कोई आज़ादी हमें नहीं मिल सकती। आपकी बात का सबसे बड़ा सबूत खुद जो हिंदू मुस्लिम पैक्ट जो है लखनऊ पैक्ट, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि अच्छा वो उसके दो एंगल है। मैं एक तो है पैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, एक है पैक्ट बिटवीन टू नेशंस। सही बात। कायद-ए-आज़म ने दोनों एंगल पे इसको वजाहत की है। ठीक है कि क्यों कायद-ए-आज़म का ये था उस लखनऊ पैक्ट पे अगर मुत्तहिद रहते, कांग्रेस बैकआउट ना करती, उस वक्त भी हमें इंटरनल मैटर में फ्रीडम हम ले लेते। सही बात। या लेकिन कांग्रेस जो थे वो गांधी देखो साउथ अफ्रीका से 1915 में आ गया और जनवरी 1915 में वेलकम पार्टी को प्रेजाइड किया जना ने। मैंने किताब उसकी तस्वीर भी दी है। लेकिन उसकी बायोग्राफीज में बड़े कमाल की बात की है कि हर सियासी पार्टियों मीटिंग में जाता रहा, लेकिन क्लेम किया गया है गांधी स्टार्ट हिज पॉलिटिक्स सिंस 1919, व्हाई नॉट 1915? मेरा सवाल ये है। सही। हाँ जहाँ वो 1900 लखनऊ सेशन में भी मौजूद था गांधी। उसने तकरीर भी वहाँ छोड़ सी, वो उसकी कंपाइलेशन में से नहीं मिली मुझे, वो उन्होंने निकाल दी उसमें। मैंने एक अखबार के अंदर उसकी उस वक्त की मैंने पढ़ी थी। तो कहने का मकसद है कि इंडियंस ने अपनी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट बड़ा किया। ठीक है, और ये चीजें जो रियल फैक्ट है वो सामने नहीं आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अब बहुत कम रहता जा रहा है और मैं आखिरी बात आखिरी बात ये जब ये हुआ है ना, आखिर में भी जब 40s की बात आती है, अंग्रेज का यही कमाल कहता है कि भाई आप लोग जिना और गांधी जब तक पैचअप नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, हम आज़ादी नहीं देंगे और वो 3 जून 47 में जो है वो गांधी नेहरू जिना का पैचअप है, स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, और उस बेस पर ये हमें फिर आवाज़ बड़ी मशहूर तकरीर और उससे पहले एक बड़ी मशहूर तस्वीर भी निकली थी जहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब हमारे पास आपके लिए 2 या 3 मिनट हैं। आप सम अप कर दीजिए जो आपने डिजिटल मीडिया के हवाले से काम किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से आप बड़ी अच्छी चीज़ें लाए। आप अपनी गुफ्तगू को 2 से 3 मिनट में। जी, डिजिटल चीज़ें जो हैं उनमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो हमारी हुकूमत को, मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को हमारे आने वाले नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, अगले 15-20 साल के बाद पेपरलेस एजुकेशन का ज़माना होगा, तो शायद जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी आ जाए, जल्दी, क्योंकि अब तो स्वीडन में वो यहाँ पे चिप लगती है और सारे काम ज़िंदगी के चलते। तो आप देखें कि उसके लिए हमें तैयारी करनी है। उसमें हमें अपने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक
डिजिटल सोर्सेज को एक्सपैंड करना है। सही बात, ये बड़ा ज़रूरी और उनकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को एक पूरा इदारा कायम करना होगा, और उस इदारे के ज़रिए जो एक व्यू पॉइंट है हमारा बासियत नेशनलिस्ट पाकिस्तानी, वो पेश करना होगा, और उसे ई बुक की सूरत में भी, जो डॉक्टर साहब की जैसे अथेंटिक बुक्स हैं किसी और की हैं, तो वो जो अथेंटिक किताबें हैं वो कोई अथॉरिटी वहाँ बैठेगी जो सिलेक्ट करेगी और उनको पीडीएफ फॉर्म में। साहब से तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इनकी सारी किताबें ई फॉर्म में आ जानी चाहिए और वो पूरी वसी पैमाने पर आनी चाहिए, ताकि ये हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यंग स्कॉलर्स और हम जैसे लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उसको कर सकें। तीसरी बात, इन सारी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने आपको बताई हैं, अब मैं उसका एनालिसिस 1 मिनट में, सिर्फ 30 सेकंड, ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं, ये जब मैंने देखी तो इनमें कोई बात नई नहीं थी, ये स्टीरियोटाइप थी। मतलब है इसमें ऐसे लगता था कि जो पुरानी वीडियोस पड़ी हुई थी उस जमाने की उठाई हैं, जोड़ी हैं और वीडियो बना दी। जो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, कि आप जाते हैं, फिर आप इंटरव्यू करते हैं, फिर आप उसके बंदे को पेश करते हैं और उसका व्यू पॉइंट वहाँ लाते, वो नहीं है। हमें एक रिसर्च ओरिएंटेड डिजिटल सोर्सेज की ज़रूरत है और बेइंतहा ज़रूरत है। मैं इस बात को यहाँ तमाम कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ किताब की तरफ। बगैर किताब के डॉक्यूमेंट्री, चाहे वो हिस्टोरिकल है या डिस्क्रिप्टिव है या वो ड्रामाटाइज्ड करने वाली चीज़ है, बगैर हिस्टोरिकल के और बगैर माखुज के सनद के साथ जो चीज़ होगी वही वहाँ चलेगी, डिजिटल सोर्सेज में ही चलेगी। जी फरियाल मसूद साहिब, आप बताइए। मैं अपनी डिस्कशन को इस तरह समराइज़ करना चाहूँगी कि देखिए, हमारे यूथ में क्वेस्ट है हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का। हमारे गैर मुल्की जो ड्रामे हिस्टोरिकल यहाँ पे वो कितने पॉपुलराइज हुए, इतने उनकी अपनी कंट्री में नहीं हुए। ठीक है, इसका मतलब है, ये इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि हमारे यूथ में क्वेस्ट है। हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को बोरिंग नहीं समझते, हम जानना चाहते हैं, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सर की बात से एग्री करूँगी कि चीज़ों को प्रॉपरली चैनलाइज करने की बेसिकली ज़रूरत है, उनको प्रॉपरली पहुँचाना है। अब अगर हम ई बुक की भी बात करें तो उसकी एक्सेस बनाना के श्योर करना, इंश्योर करना कि चीज़ों तक ले आई जाए। हमारे दूर दराज इलाके, हमारे पास स्कॉलर्स हैं, यहाँ पे आते हैं, इस्लामाबाद में पढ़ते हैं, दे डिस्पर्स, अपने एरिया में भी जाके उनको ये फैसिलिटी होनी चाहिए। बीइंग अ यंग स्कॉलर मेरी ये मतलब बड़ा मैं चाहती हूँ कि इस पे काम करना चाहिए, होना चाहिए कि वहाँ पे भी उनको इतना ही एक्सेस हो, उनके पास एक्सपोजर हो कि वो वहाँ जाके भी अपनी ग्रूमिंग कर सके और ताकि अपने नेशनल जो इंटरेस्ट है उसके लिए कोई अच्छा इनपुट दे सके। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस पे काम होना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, और इस चैनल के थ्रू मैं ये चाहती हूँ कि इस पे काम हो। यहाँ से अगर ये बात शुरू हो तो ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव इस टॉक शो का आउटपुट। डॉक्टर साहब 1 मिनट हमारे पास आपके लिए समराइज़ करना पूरे प्रोग्राम को। आज का बड़ा एकेडमिक बहस भी हुई और बहुत इस्तनाद के साथ, सनद के साथ बहस हुई। बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आज का हमारा रहा। फरमाइए। हमें, मेरा यूथ से यही गुजारिश है, पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म की लाइफ को आप बड़े गौर से पढ़ें और उसके जो लेसन्स हैं, ख़ास तौर पे जब वो एज ए स्टूडेंट इंग्लैंड में भी और कराची में भी और बॉम्बे में, जो उन्होंने इस इन्हमाक के साथ, ख़ास तौर पर इंग्लैंड में जो 4 साल गुजारा है, जिस इन्हमाक के साथ वो की सियासत को, जुडिशरी को, पूरे सिस्टम को उसको स्टडी किया है, उस एंगल से आप पढ़ें और पढ़कर अपना विजन, सियासत में हिस्सा ना लें बल्कि आप उसके बारे में पूरी नॉलेज को मुकम्मल करें। और नॉलेज कायद-ए-आज़म का असूल था कि नॉलेज होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नॉलेज बेस्ड, उतना आप कौम की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बातें की। मैं सिर्फ आखिर में डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करते हुए कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के पूरे आप स्पैन को पढ़ें, उनका बचपन, उनकी तालीम, उनकी तहरीक, पाकिस्तान बनने के बाद उनकी तकारीर, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए जो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं भी बिल्कुल सेकंड करूँगा कि जो उनका इंग्लैंड का वो है दौरानिया है 1892 टू 1896, उसको ज़रूर पढ़ें
कि वहाँ उन्होंने क्या क्या किया, ऐसी तरक्की की राहें मिलेंगी कि शायद कहीं और से एग्जैक्टली उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो आपको तमाम जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़रा अली आब्दी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अभी चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, अपनी मेज़बान महविश चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।